तो बेटा आज हम लोग एटम्स एंड न्यूक्लियाई स्टार्ट करें, एटॉमिक फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। एटॉमिक फिजिक्स हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और जो कि बहुत ही सिंपल है क्योंकि आप उसको पढ़ भी रखे हैं, है ना। आपने पहले केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा है। एटॉमिक स्ट्रक्चर आपने बहुत सारा पढ़ लिया और हम लोग केवल बोर वाला पार्ट पढ़ेंगे, बस बोर एटॉमिक मॉडल वाला पार्ट पढ़ेंगे, उतना ही में हमारा काम हो जाएगा। तो सबसे पहली बात तो बेटा एटॉमिक फिजिक्स, देखिए एटॉमिक फिजिक्स, आराम से बच्चों, आराम से देखिए। इसमें बेटा एटम के बारे में पढ़ेंगे और ध्यान से सुनिएगा, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। एटम के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले एटम के बारे में थॉमसन ने बताया था। दुनिया को एटम के बारे में किसने बताया था बेटा? थॉमसन ने। उन्होंने जे थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट करा और उनका एक एक्सपेरिमेंट बहुत फेमस हुआ था, चार्ज का, इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज E/m रेशियो, जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट कहते हैं बेटा। जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट में इलेक्ट्रॉन पर का चार्ज और इलेक्ट्रॉन का मास, इसका जो रेशियो उन्होंने फाइंड करा था, जिसमें उन्होंने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, दोनों फील्ड एक दूसरे को के परपेंडिकुलर, इसलिए क्रॉस फील्ड कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को उस क्रॉस फील्ड से पास कराया था और इतना वेलोसिटी था जिससे कि वो बिना डेविएट हुए सीधा निकल गया था। बैठो। अब देखिए ध्यान से, तो हमें वो जे थॉमसन का वो एक्सपेरिमेंट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है और वो आपको बहुत सिंपल कंसेप्ट है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि एक चार्ज है, उससे हमने इतनी वेलोसिटी दी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक, यहाँ पर मान लीजिए इस रीजन में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों है। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे की म्यूचुअली परपेंडिकुलर है और इस तरह से है कि चार्ज इस रीजन से बिना डेविएट हुए सीधा निकल गया। तो हम बोलते हैं अच्छा बिना डेविएट हुए सीधा निकल गया, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट होगा। चार्ज पे जिधर भी इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा हो उसके अपोजिट मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। और इलेक्ट्रिक फोर्स होता है QE और मैग्नेटिक फोर्स होता है QVB। तो चार्ज कट गया, वेलोसिटी की वैल्यू आ गया E/b। तो उन्होंने देखा कि E/b रेशियो अगर हम वेलोसिटी का रखें तो बिना डेविएट हुए सीधा निकल जा रहा था। इतनी वेलोसिटी उन्होंने लिया। इसको वेलोसिटी सिलेक्टर कहते हैं कि वेलोसिटी सिलेक्ट हुआ, उसके बाद E/b करके उतनी वेलोसिटी से उसको प्रोजेक्ट करा। इसको बोलते हैं जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, जे थॉमसन का एक्सपेरिमेंट हुआ और स्पेसिफिक चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है बेटा वो मिलिकन ने फाइंड करा। मिलिकन वाइट ड्रॉप एक्सपेरिमेंट आया उसके बाद, क्योंकि E/m रेशियो में पता था, E/m रेशियो जे थॉमसन से पता था, लेकिन चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कैसे होगा तो उसके लिए मिलिकन वाइट ड्रॉप एक्सपेरिमेंट हुआ। मिलिकन वाइट ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में ये था कि ये दो प्लेट है, इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश हुआ। ध्यान देना बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश हुआ। इधर एक बॉटल से नोजल के थ्रू ड्रॉप गिरा रहे थे। कोई बॉटल है और बॉटल से बेटा ये नोजल है, इसके थ्रू जो है ये ड्रॉप गिरा रहे थे। यहाँ प्लेट में होल है और ये ड्रॉप ऐसे गिर रहा था और ये ड्रॉप इलेक्ट्रिक फील्ड के प्लेट्स के बीच में आ गया। जब नोजल से ये निकलता है तो फ्रिक्शन की वजह से ये ऑयल ड्रॉप चार्ज हो जा रहे थे। फ्रिक्शन की वजह से ऑयल ड्रॉप चार्ज हो जा रहे थे और ये दोनों प्लेट के बीच में ऑयल ड्रॉप आता है। और अब जब ये नीचे गिर रहा है तो एक डिटेक्टर की मदद से इसके मोशन को देखा जाता है। ये फील्ड हम अपने हिसाब से वेरी करा सकते हैं। तो यहाँ पर देखा गया जब ये नीचे आ रहा है तो mg नीचे लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर लगेगा। अब इसमें दो तरह से बातें हो सकती हैं। जैसे मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट का कभी अगर यदा कदा कहीं डिस्कस भी हो तो ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, यानी ऑयल का एक ड्रॉप एक नोजल के थ्रू ऐसे टपकाया जाता, प्लेट्स के बीच से होल से निकलता है, प्लेटों के बीच में आ जाता है।
अब अगर बेटा यहाँ पे मान लीजिए विस्कोसिटी ना लें, मतलब जो मीडियम है एयर वो विस्कस नहीं है और कांस्टेंट वेलोसिटी से आ रहा है, तो क्यू ई बराबर एम जी होगा। और अगर मैं बोलूँ कि सर ये विस्कोसिटी यहाँ पर लग रहा है विस्कस मीडियम है, यानी एयर है और एयर में जब चलेगा तो विस्कस फोर्स लगेगा, तो जिधर वेलोसिटी होता है उसके अपोजिट विस्कस फोर्स लगता है। और अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से गिर रहा है तो ऊपर दो फोर्स मिलाकर mg के इक्वल होगा, तो विस्कस फोर्स प्लस mg बराबर नहीं प्लस QE बराबर mg। ये तब लिखना है QE बराबर mg जब विस्कोसिटी नहीं होगा, और जब विस्कोसिटी बोलेगा तो विस्कोसिटी का विस्कस फोर्स लेंगे। आपने पढ़ा होगा विस्कस फोर्स होता है 6 पाई ईटा RV, स्टोक्स फार्मूला 6 पाई ईटा RV, वेयर ईटा इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, प्लस QE बराबर mg। और एक ऑयल ड्रॉप का मास कितना होगा, तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी 4/3 पाई r क्यूब इनटू डेंसिटी ऑफ द ऑयल इनटू g। इस तरह से हम चार्ज निकालते हैं, इसको उठा के उधर ले जाते हैं, फिर सॉल्व कर लेते हैं। जो भी न्यूमेरिकल आएगा दैट विल बी द वेरी स्मॉल एंड सिंपल। आ रही है मेरी बात समझ में? स्पेशली मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट का पूरा डिज़ाइन पूरा वो नहीं पढ़ना, बट एक ओवरऑल नॉलेज होना चाहिए। मतलब ज्ञान की बात करें तो आपको इतना तो आना चाहिए कि मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में ऑयल को दो प्लेट के बीच में उसको लाया जाता है, उसका मोशन ऑब्जर्व कराया जाता है, ये चार्ज हो जाता है, चूँकि नोजल से जैसे निकलता है इस पर चार्ज हो जाता है। तो मिलिकन ने देखा कि जो चार्ज होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई होता है, यानी जो चार्ज होता है वो Q बराबर एन ई, यही मिलिकन ने बताया, जिसमें एन का स्मॉलेस्ट वैल्यू 1 था, सो Q बराबर ई फिर निकाल के लाया कि मिनिमम चार्ज इज ई। ठीक है, तो ये सब मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट है। तो जे थॉमसन, मिलिकन, ये सब बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे जिन्होंने बहुत काम किया। दुनिया को एटम जैसी चीज़ थॉमसन ने बताया था कि एटम भी कुछ होता है, ये थॉमसन ने बताया था। बहुत ध्यान से सुनना, केवल सुनना है, एक नॉलेज होना चाहिए, ये मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना? सुनना आराम से, ये सब नहीं लिखना बेटा। तो यहाँ पर बेटा पहले मेरी बात सुनिएगा, अब यहाँ पर बहुत ध्यान से समझिएगा जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है? देखिएगा यहाँ पर बेटा थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल, सुनिएगा पहले आराम से जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है? थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल, यानी उन्होंने, थॉमसन ने बताया कि कोई भी सबस्टेंस एटम से मिलकर के बना है, तो सबकी बिल्कुल दिमाग सन्न रह गया कि ये थॉमसन क्या बोल रहे हैं, कोई भी सबस्टेंस एटम से मिलकर बना है। तो पूछा गया कि भाई एटम में क्या है, तो थॉमसन ने बताया कि एटम में, ध्यान से सुनिएगा, एटम में इलेक्ट्रॉन भी है और पॉजिटिव चार्ज भी है। थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। जैसे हम ब्रेड खाते हैं तो ब्रेड के बीच में चेरी मिलता है ना, वो समझो वही है। या हम तरबूज खाते हैं तो तरबूज में जो बीज इधर उधर मिलता है ना, तो उन्होंने कुछ ऐसा ही डिज़ाइन करा। उन्होंने बोला कि जो एटम होता है वो एटम एक स्फेयर शेप होता है, एटम एक स्फेरिकल शेप का होता है, जिसमें कि पॉजिटिव चार्ज होता है और उतना ही नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो एटम एक स्फेयर होता है जिसमें कि पॉजिटिव चार्ज पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट है यूनिफॉर्मली, यानी पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द वॉल्यूम। उन्होंने ऐसा बोला, जो थॉमसन बोल रहे हैं उसकी बात कर रहा हूँ। थॉमसन ने कहा कि एटम क्या बेटा, एक स्फेयर जिसमें पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट। जैसे तरबूज खाते हैं तो लाल वाला हिस्सा जो खाते हैं वो समझो पॉजिटिव चार्ज है, जो पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट है। और जो इसमें इलेक्ट्रॉन होता है वो लाइक सीड्स इन वाटरमेलन इधर उधर प्रेजेंट होता है। नहीं आ रहा समझ में? लाइक पुडिंग इन द प्लम्स आप कह सकते हैं, जो चेरी होता है इधर उधर वो इलेक्ट्रॉन समझना। तो यहाँ पर बेटा ये इलेक्ट्रॉन्स है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल जिसे हम इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो उन्होंने एटॉमिक मॉडल में इन्होंने ये बताया कि पहली बात तो एटम एक स्फेयर होता है जिसमें पॉजिटिव चार्ज पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होता है और उसमें नेगेटिव चार्ज उस तरह से प्रेजेंट होता है जैसे वाटरमेलन इन सीड्स या पुडिंग इन प्लम्स। बोलो क्लियर हो गया?
अब यहाँ पर बेटा बहुत ध्यान से सुनना, दूसरी बात इन्होंने बताया कि एक एटम हमेशा न्यूट्रल होता है। एक एटम क्या होता है बेटा? न्यूट्रल होता है। हाँ, न्यूट्रल होता है, जितना पॉजिटिव होता है उतना ही नेगेटिव होता है। तो एन एटम इज ऑलवेज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, एन एटम इज ऑलवेज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एक एटम ऑलवेज क्या होता है बेटा? न्यूट्रल होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। आराम से सुनना, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो एक एटम जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ठीक है। एंड एटम इज अ स्फेयर, एटम इज अ स्फेयर। एटम क्या है बेटा? एक स्फेयर है, स्फेयर है जिसमें कि इन विच पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? बता दें जल्दी। हाँ, पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली, हाँ पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, समझ में आ रहा है। एंड नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन्स कैसा होता है? एंड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट लाइक प्लम होता है। चेरी को प्लम बोलते हैं, पुडिंग बोलते हैं? प्लम बोलते हैं, प्लम पुडिंग मॉडल। और पुडिंग वो जो पाव ब्रेड जो होता है पूरा, हाँ। तो प्रेजेंट लाइक प्लम्स इन पुडिंग, लाइक प्लम्स। बात समझ में आ रही है? लिख लो। आराम से बेटा। हो गया? आते जाओ। हो गया? यहाँ पर बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा बच्चों प्लीज़। ये थॉमसन एटॉमिक मॉडल बाद में पता चल गया कि ये गलत है, यानी थॉमसन एटॉमिक मॉडल फेल हो गया। उसका फेल का रीज़न क्या था? जैसे एक रीज़न सुनिए, बिल्कुल आराम से सुनिएगा बेटा। देखिए पहले मेरी बात ध्यान से सुनिए। बामर नाम का एक साइंटिस्ट है जो कि बेसिकली वो स्कूल में टीचिंग का काम करते थे। उन्होंने बेसिकली हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को फाइंड करा, यानी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बामर ने खोजा। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में उन्होंने क्या करा? हाइड्रोजन गैस को एक ट्यूब में भर दिया और उसके बाद उस पर उसको हीट किया, या जैसे भी उसको उसमें एक एटम को एक्साइट कराया, और उसके बाद आने वाले रेडिएशन को अपने बच्चों को दिखाया करते थे, स्टूडेंट्स को, कैंडिडेट्स को, कि देखो बेटा ये गैस है, इसको मैंने गर्म करा तो इसमें एटम एक्साइट हुआ और डी एक्साइट हुआ तो एनर्जी निकलती है, और ये एनर्जी देखो पर्दे पर आ रही है, रेडिएशन जिसको कहते हैं। उसमें कुछ लाइट विजिबल थी, इसलिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में हम लोग बामर सीरीज पढ़ते हैं। बामर सीरीज बेटा वो विजिबल रीजन में आता है। तो बामर ने देखा कि लाइन्स होती हैं,
क्या होती है बेटा? लाइंस होती है ना, स्पेक्ट्रल लाइंस। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, यहां पर बेटा इसे जरा मैं मिटा रहा हूं और जरा कुछ बातें आपको समझा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। देखिए बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, यहां पर बेटा जो स्पेक्ट्रम होता है, मेरी बात ध्यान से सुनिए, जो स्पेक्ट्रम होता है वह दो तरह का होता है। जब हम किसी आने वाले रेडिएशन का स्पेक्ट्रम खींचते हैं, जब आने वाले रेडिएशन का स्पेक्ट्रम लेते हैं, स्पेक्ट्रम कैसे लेंगे? प्रिज्म से पास कराएंगे, अलग अलग वेवलेंथ में स्प्लिट हो जाएगा, स्क्रीन पर सामने लगाएंगे, देखेंगे कौन कौन सा लाइन मिल रहा है। जो लाइन जो वेवलेंथ प्रेजेंट होगा, वेवलेंथ क्या होगा? बिल्कुल जाग उठेगा, ब्राइट हो जाएगा, ऐसा समझो। तो बेटा स्पेक्ट्रम जो होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है इमिशन स्पेक्ट्रम, बहुत आराम से सुनना, एक होता है इमिशन स्पेक्ट्रम और दूसरा होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, इमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो क्या होता है बेटा कि इमिशन स्पेक्ट्रम जो होता है वो तीन तरह का होता है। कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम, ध्यान से सुनिएगा, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम, दूसरा होता है लाइन स्पेक्ट्रम, आराम से सुनिएगा, दूसरा होता है लाइन स्पेक्ट्रम और तीसरा होता है बेटा, बहुत आराम से सुनिएगा, बैंड स्पेक्ट्रम। तो देखिए ध्यान से, बैंड स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन तो एक ही है, बस उसमें कोई टाइप्स नहीं है। इमिशन स्पेक्ट्रम तीन तरह के होते हैं, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम, बैंड स्पेक्ट्रम। अब जैसे कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम, जैसे आप कोयला जलाते हैं या बल्ब जलाते हैं तो उससे जो आने वाला रेडिएशन है, अब जैसे मान लीजिए ये प्रिज्म है और सामने जो है आपने एक लकड़ी में आग लगा दिया या कोयले में आग लगा दिया, तो इससे आने वाला रेडिएशन प्रिज्म पे गिरेगा बेटा और अलग अलग वेवलेंथ जो है स्प्लिट होगा। पर्दे पर हम देखते हैं कि कॉन्टिन्यूअस यानी लगभग सभी पॉसिबल वेवलेंथ यहाँ पर प्रेजेंट है, कोई अलग अलग नहीं, सब एक जैसा कंटिन्यूअसली सब ब्राइट हो गया। तो हम इस तरह के स्पेक्ट्रम को बोलते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। ये किसी ऑब्जेक्ट को गर्म करने से या कोई कंपाउंड को गर्म करने से इससे आने वाले रेडिएशन का जब हम स्पेक्ट्रम लेते हैं तो उसे हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। कॉन्टिन्यूअस मतलब हर पॉसिबल वेवलेंथ उसके अंदर मौजूद रहेगा। इस पर्दे पर आम पर्दा नहीं है, ऑलरेडी हर वेवलेंथ इस पे पहले ही नोटेड है, प्रिंट है मान लो। अब जैसे ही आया हर वेवलेंथ चमक गया तो हम बोलते हैं अरे यार कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है। ये कैसे हो? बोला कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी कंपाउंड ऐसे जला दो, उससे आने वाला रेडिएशन जो है वो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बनाएगा। ठीक है भाई। लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है? तो लाइन स्पेक्ट्रम होता है बेटा जब एटम को एक्साइट कराते हैं, एटम यानी इसमें कंपाउंड नहीं, मॉलिक्यूल भी नहीं, एटम। जैसे हीलियम गैस है ना, हीलियम गैस, आर्गन गैस, इनर्ट गैस कोई भी ले लो, जो कि एक सिंगल एटम का फॉर्म है जिसका किसी दूसरे एटम से कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। उन हीलियम एटम, हीलियम गैस या आर्गन गैस, इनको जब हम एक्साइट कराते हैं तो पर्दे पर जानते हो क्या होता है? कुछ ही लाइन होंगी जो ब्राइट होंगी, ये ऐसे 4, 5, 10, 15 लाइन मान लो। तो हम बोलेंगे अरे इसमें बीच वाली वेवलेंथ नहीं प्रेजेंट है, बिल्कुल डार्क रहेगा, इधर भी डार्क, इधर भी, बस एक लाइन यहाँ चमकी, फिर एक लाइन यहाँ चमकी, ऐसे करके ब्राइट लाइंस कुछ कुछ मिलेंगी। तो हम इसलिए इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस नहीं बोलेंगे, लाइन स्पेक्ट्रम बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? लाइन स्पेक्ट्रम। तो दिस इज अ लाइन स्पेक्ट्रम। तो लाइन स्पेक्ट्रम अगर पूछा जाएगा कि कैसे लाइन स्पेक्ट्रम तुम देखोगे, प्राप्त करोगे, कैसे अचीव करोगे, तो बोले लाइन स्पेक्ट्रम किसी एटम को ना एक्साइट करा दो, वो डी एक्साइट होगा, एनर्जी निकलेगी, उसका स्पेक्ट्रम लोगे तो वो लाइन स्पेक्ट्रम होगा। मतलब कुछ ही लाइन होंगी जो ब्राइट होंगी, बाकी सारी की सारी डार्क होंगी। ठीक है भाई, लाइन स्पेक्ट्रम हो गया। बैंड स्पेक्ट्रम, मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स ले लो, है ना, मॉलिक्यूल्स ले लो, यानी एक से ज़्यादा एटम, डिफरेंट एटम्स हैं और उनको फिर एक्साइट कराओ तो आपको जो है बैंड स्पेक्ट्रम मिलेगा। बैंड स्पेक्ट्रम में क्या होगा? ये लाइनें तो आसपास 4, 5, 10 लाइनें एक साथ बिल्कुल ब्राइट होंगी, फिर उसके बाद डार्क रहे, फिर 5, 7, 10 लाइनें एक साथ ब्राइट होंगी। तो बैंड मतलब होता है ग्रुप, तो यानी ग्रुप ऑफ लाइंस एक साथ मिलेगी, जिसको बोलते हैं बैंड स्पेक्ट्रम। ये किसी मॉलिक्यूल को तुम जब एक्साइट कराओ, इसमें 2 से 1 से ज़्यादा एटम है, डिफरेंट एटम, तो आपको ऐसा मिलेगा।
तो पहली बात तो देखिए, इमिशन स्पेक्ट्रम मतलब एमिट हो रहा है, रेडिएशन उस ऑब्जेक्ट से निकल रहा है, और उसके बाद हमें 3 तरह का स्पेक्ट्रम मिलेगा। कंपाउंड को एक्साइट कराएंगे कंटिन्यूअस, एक एटम को एक्साइट कराएंगे लाइन स्पेक्ट्रम, ग्रुप ऑफ एटम्स को एक्साइट कराएंगे तो बैंड स्पेक्ट्रम। पहले तो ये चीज़ें बिल्कुल एकदम क्लियर होनी चाहिए। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है बेटा, कि एब्जॉर्प्शन में एब्जॉर्ब करेगा। जैसे मान लीजिए एज फॉर एग्जांपल, सन से आने वाली लाइट में हर तरह का वेवलेंथ मौजूद है। अब मान लीजिए हम किसी मीडियम से इसको पास कराएं, इस मीडियम ने कोई एक आध वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर लिया। अब ठीक है, इस मीडियम से पास करा, अब ये रेडिएशन इधर निकल के बाहर आया। अब मैं यहाँ पर प्रिज्म ऐसे लगाऊंगा तो मैं देखूंगा हर तरह का वेवलेंथ होना चाहिए था, पूरा यहाँ से यहाँ तक ब्राइट है, पता चला 2 लाइन मिसिंग है, 2 डार्क दिख रही हैं, 2 डार्क लाइंस दिख रही हैं, बाकी सब मिसिंग है। तो हम इस तरह के स्पेक्ट्रम को एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, रेडिएशन कंटेन्स ऑल पॉसिबल वेवलेंथ व्हेन पासेस थ्रू अ मीडियम, यानी ये रेडिएशन मीडियम द्वारा उत्पन्न नहीं होगा। यहाँ इमिशन में क्या होता है, मीडियम यानी जो ऑब्जेक्ट है वो रेडिएशन प्रोड्यूस करेगा, लेकिन यहाँ पर ये जो होगा वो मीडियम एनर्जी रेडिएशन प्रोड्यूस नहीं कर रहा, बल्कि रेडिएशन इससे पास करेगा तो सम फोटॉन सम वेवलेंथ मिसिंग होगी, और इससे जो स्पेक्ट्रम मिलता है उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। जैसे कि जिस दिन सूर्य ग्रहण होता है तो उस दिन सूर्य ग्रहण के दिन हम लोग जो है, जैसे देखिए आम दिनों में सन से आने वाली रेज हम देखते हैं कि हमें स्पेक्ट्रम मिल रहा है, ठीक है। वह ध्यान रखिएगा बेटा, सन जो होता है बेटा, सन से आने वाली जो स्पेक्ट्रम खींचते हैं उसको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्यों? क्योंकि क्या होता है बेटा, सन के कोर में टेम्परेचर 10⁶ केल्विन होता है, और सन के सरफेस पे टेम्परेचर होता है 6000 केल्विन, यानी कोर काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है, और सन का जो सरफेस होता है वह कोर के रिस्पेक्ट में ठंडा होता है, 6000 केल्विन होता है। तो यहाँ से हर प्रकार का रेडिएशन निकलता है, लेकिन सरफेस चूंकि ठंडा है तो वह रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है। तो सम वेवलेंथ इज एब्जॉर्ब बाय द सरफेस ऑफ द सन, है ना। ये सरफेस को बेटा क्रोमोस्फेयर कहते हैं, वो एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या बोलते हैं सरफेस ऑफ द सन को? क्रोमोस्फेयर। वो ठंडा है तो ठंडी चीज़ ज़्यादा एब्जॉर्ब करती है वो चीज़, तो वो एब्जॉर्ब कर लेता है सम वेवलेंथ। अब जो वेवलेंथ यहाँ रेडिएशन निकलता है उसमें सम वेवलेंथ मिसिंग है। जब आप इसका स्पेक्ट्रम लीजिएगा तो कुछ वेवलेंथ मिसिंग रहेगा, है ना। लेकिन क्या होता है, क्योंकि इसका टेम्परेचर 6000 केल्विन फिक्स रहता है, बढ़ता नहीं है। ऐसा नहीं एब्जॉर्ब किया तो 6000 से 8000, 10000, फिर 10⁶, ऐसा नहीं हो पाता है। ये हमेशा 6000 रहता है। तो क्या होता है कि जिस रेट से एब्जॉर्ब करता है उसी रेट से एनर्जी निकालता भी है। अगर मैं बोलूँ चौक का टेम्परेचर कांस्टेंट, जिस रेट से एब्जॉर्ब करेगा उसी रेट से निकालेगा भी। एनर्जी रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ एमिशन होता है। तो दरअसल क्या होता है, जिस दिन सूर्य ग्रहण होता है जिसको हम बोलते हैं सोलर एक्लिप्स, तो सोलर एक्लिप्स के दिन ये जो कोर से आने वाली रेडिएशन वो ब्लॉक हो जाती है, चांद की सरफेस पे गिरती है ना। सन और अर्थ के बीच में कौन आ जाता है? मून। तो कोर से जो आने वाली रेडिएशन है तो ब्लॉक हो गई, तो केवल आपको रिंग दिखाई देता है, यानी सन का पेरीफेरी दिखता है ओनली। आप देखिए कभी सूर्य ग्रहण में आपको केवल सन का ना रिंग दिखाई देगा, पेरीफेरी दिखाई देगा। तो पेरीफेरी इज द क्रोमोस्फेयर, और क्रोमोस्फेयर से आने वाले रेडिएशन उस दिन जो है जब खींचते हैं तो सूर्य ग्रहण के दिन आम दिनों में डार्क लाइंस जो होती है वो उस दिन ब्राइट हो जाती है और बाकी सारी डार्क हो जाती है। इसको हम बोलते हैं फ्रॉनहोफर्स लाइंस। इसको पहली बार फ्रॉनहोफर ने देखा था। फ्रॉनहोफर ने आम दिनों में स्पेक्ट्रम खींचा, फिर सूर्य ग्रहण वाले दिन स्पेक्ट्रम खींचा, और बोला जानते हो आम दिनों में जो लाइन तुम्हें डार्क दिखती है सूर्य ग्रहण के दिन वही लाइन तुम्हें ब्राइट दिखेंगी, बाकी सब डार्क रहेंगी। क्यों? क्योंकि कोर से आने वाली लाइट ब्लॉक हो जाती है, चांद के सरफेस पर गिरती है, मून आ जाता है बीच में, और क्रोमोस्फेयर वाली रेडिएशन वो निकलती है। और शुरुआत में नहीं होगी, वो बाद में निकलेगी, बाद में बनेगा स्पेक्ट्रम। आप कुछ देर तक देखेंगे पूरी डार्क रहेगा, थोड़ी देर बाद, थोड़ा टाइम दीजिए। क्यों? क्योंकि क्रोमोस्फेयर जिस रेट से एब्जॉर्ब करे उसी रेट से निकालना भी तो शुरू करेगा। तो क्रोमोस्फेयर एब्जॉर्ब करता है, रेडिएशन निकली उसमें कोई नहीं बना, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर वो रेडिएशन निकलती है क्रोमोस्फेयर के द्वारा, जिस रेट से एब्जॉर्ब करे उसी रेट से निकालना शुरू करता है। जैसे निकालता है तो वो वाला जो है सूर्य ग्रहण के दिन आम दिनों में जो डार्क लाइन होती है वो ब्राइट हो जाती है। इसको बोलते हैं फ्रॉनहोफर्स लाइंस।
ठीक है बेटा। तो ये सारी चीज़ें मैंने ऐसे डिस्कस करा, जब कभी बात हो तो एक याद आ जाए कि हाँ सर ने फ्रॉनहोफर्स लाइंस के बारे में, फ्रॉनहोफर नाम के साइंटिस्ट ने खोजा था, इसलिए इसको बोलते हैं फ्रॉनहोफर्स लाइंस। क्लियर हुआ? खैर स्पेक्ट्रम में ये पूरा हम लोग को इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, सिर्फ सुनना है। तो स्पेक्ट्रम बेटा ये लिख करके ये लिख लो, ये अम्ब्रेला बना लो, और उसके बाद इसमें ना कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम के ब्रैकेट में लिख देना ड्यू टू कंपाउंड, ड्यू टू एटम एंड ड्यू टू ग्रुप ऑफ एटम्स, मतलब ड्यू टू मॉलिक्यूल्स। ये लिखना। इसके ब्रैकेट में क्या लिखोगे बच्चों? ड्यू टू, इसके ब्रैकेट में, इसके में, देखो लिखो बेटा। तकिया क्या लाए हो गया? दे दो भैया को, बेचारा। लेट जाओ, कोई बात नहीं, आधा तो लेट ही गए थे। तुम लोग तो वो तकिया रखा करो ना जो फूंक मार के फुला नहीं देते हैं, वो तकिया रखा करो, अपना लपेट करके बैग में रख दिया, यहाँ है फूंक मार के 15 मिनट के गैप में सब फूंक मार के तकिया फुला लिया करो, और फिर अपना आराम से अपना लेटते हुए लोटते हुए शांत। कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम में क्या लिखोगे? ड्यू टू। लाइन स्पेक्ट्रम में क्या लिखोगे? ड्यू टू। और बैंड स्पेक्ट्रम में ड्यू टू मॉलिक्यूल्स। अब लिखो जल्दी जल्दी। मोबाइल कृपया बंद करें, दिखता है मोबाइल चला रहे हैं। कुछ जो मोबाइल ऑन करके एकदम बिल्कुल बेंच पे नीचे रखे रहेगा, जब मौका मिला इंस्टाग्राम चालू। ध्यान दे दो कम वक्तों। हो गया? हाँ भाई, मिटाऊं? आराम से आराम से। अरे लड़की छोड़ दो, सब व्यर्थ है, सब मुंह माया है। देखिए तो देखिए, सुनिए बच्चों सुनिए। थॉमसन ने दो चीज़ों का एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए। पहली चीज़ ये कि बामर ने बताया कि एटम से लाइन स्पेक्ट्रम मिलता है, क्योंकि उन्हें कुछ ब्राइट लाइंस दिखाई दी, तो उन्होंने सीधा सीधा कैटेगराइज कर दिया कि ये लाइन स्पेक्ट्रम है। क्योंकि रेडिएशन से स्पेक्ट्रम खींच रहे हैं तो बहुत पहले से आता है लोगों को। तो यहाँ पर बेटा लाइन स्पेक्ट्रम बामर ने पहले ही बता दिया था। एटॉमिक मॉडल जब थॉमसन ने दिया था तो थॉमसन से ही पूछा गया, हाँ भाई थॉमसन लाइन स्पेक्ट्रम का रीज़न बताओ, तुम्हारे मॉडल में नहीं मिल रहा मुझे। तो थॉमसन अनेबल टू एक्सप्लेन दिस। दूसरा, एक एटम से इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेगा, बाहर कैसे आएगा? इलेक्ट्रॉन जब तुम ऐसे धंसा दियो अंदर, अब मैं बोलूँ बेटा तरबूज में से एक बीज निकालो, तो जब तक तरबूज में चीरा नहीं लगाओगे, जब तक वो लाल वाला हिस्सा बाहर नहीं निकालो, तब तक बीज निकल ही नहीं पाएगा। खाली बीज निकाल सकते हो? नहीं निकाल पाओगे। कैसे निकालोगे? कैसे करोगे? हाँ, तो दीवार में मारोगे तो जो निकलेगा उसमें पॉजिटिव चार्ज भी तो बाहर आएगा। बेसिकली क्या है मैं बताता हूँ आपको। हाँ, वो देखो बैल, अब इतना मोटा पाव, इसमें बीच में 2-3 चेरी है जो कि अंदर है, कैसे निकालोगे? अब तो हमको ये बता दो। अब तक तो बताओ, एटम को चीर नहीं सकते हो तो थोड़ी ना चाकू छुरी है कि लाओ पजा के लाओ अभी रेत देते कम वक्त। ए शांत ए, उसमें तुम या तो लाइट गिराओगे, टेम्परेचर गर्म करोगे, या फील्ड इमिशन करो, तभी तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ऐसा थोड़ी ना है कि लाओ छुरी लाओ, छुरी से एक बीज खींच लिए। ए शांत ए चाचा, लाइट गिराओगे तो लाइट गिराने से इस तरह से इलेक्ट्रॉन अगर अंदर धंसा हुआ तो लाइट तो वहाँ तक पहुँच ही ना पाएगी, पहले पॉजिटिव चार्ज पे ही गिरेगा। सुनिए, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का इमिशन किसी एटम से कैसे हो पाएगा, ये भी एक्सप्लेनेशन थॉमसन एटॉमिक मॉडल से नहीं मिलता है। तो कुल मिलाकर के ये मॉडल हो गया फेल। ये बात कोने में बैठे रदरफोर्ड ने सब सुना। हाँ,
उस हॉल के अंदर जब जहाँ थॉमसन का छीछा लेदर हो रहा था उस हॉल के कमरे में रदरफोर्ड सीनियर साइंटिस्ट उम्र दराज वो बैठे हुए थे कोने में, बोले आओ कुछ करें, ठीक है। और सुनिए, हाँ आओ नाम बनाएं, एहसान दे। और उन्होंने नाम कैसे बनाया? उस समय का सबसे खतरनाक एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड ने किया। रदरफोर्ड बेसिकली रेडियो एक्टिविटी पे रिसर्च कर रहे थे। रदरफोर्ड रेडियो एक्टिविटी पर रिसर्च कर रहे थे। रेडियो एक्टिविटी में उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे नियम बताए, हम लोग पढ़ेंगे भी। तो रेडियो एक्टिविटी में वो रिसर्च कर रहे थे। उन्होंने उस समय का बड़ा खतरनाक प्रयोग किया जिसे हम बोलते हैं रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। आसान है? शांत है? बेटा प्लीज बातें नहीं करो। देखिए सुनो बेटा सुनो, रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में उस जमाने का सबसे खतरनाक प्रयोग था, क्योंकि रेडिएशन कैंसर का कारण बनता है। कर्क रोग इससे आपको होगा, यानी कैंसर होगा। इसे तंबाकू बीड़ी के साथ आप रेडिएशन से भी बचे, रेडियो एक्टिव रेस से बचे कुल मिलाकर के, ठीक है। आराम से आराम से। अब यहाँ पर योगी कंटिका, इसे खाएं और गले की खराश दूर करें, ठीक है। ए शांत, आराम से। अब यहाँ पर बेटा आराम से सुनिएगा। रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में इन्होंने एक लेड कैविटी लिया, यानी लेड का एक ऐसे खोखा ले लिया जिसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट रख दिया जिससे अल्फा डीके होगा। ध्यान देना इधर, जिसमें अल्फा रेज निकलेंगी। और उस जमाने में रदरफोर्ड को बहुत अच्छे से पता था कि कौन सा न्यूक्लियस, कौन सा एलिमेंट लें जिसमें अल्फा पार्टिकल निकलेंगे, उन्हें बहुत अच्छे से पता था। इसलिए तो ये कर पाए। ये प्रयोग थॉमसन ने नहीं करा, क्योंकि थॉमसन को रेडियो एक्टिविटी का पता ही नहीं था। रेडियो एक्टिविटी पे तो रदरफोर्ड ने पहले से बहुत काम कर रखे थे। उनकी पूरी उम्र तो इसी में गुजर गई थी, तो उनको तो बहुत अच्छे से पता था। आराम से। अब यहाँ पे बेटा ये लेड की वॉल है, लेड कैविटी बोलते हैं इसको। और सुनिएगा, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट, बेटा प्लीज़, अच्छा कुछ लोग ना ज़्यादा मज़े ले रहा है, उनको मैं धक्के मार के यहाँ से बाहर कर दूंगा, ठीक है। नहीं पढ़ना है, चल निकल ले भाई। देखिए, जिसमें अल्फा डीके हो रहा है, यानी अल्फा पार्टिकल निकलेगा। अब सामने यहाँ पर बेटा ये जो है अल्फा रेज यहाँ से निकल रही है। यहाँ पर बेटा गोल्ड फॉइल, गोल्ड का पतला सा, गोल्ड इसलिए चुना गया क्योंकि गोल्ड हाईली मेलिएबल होता है, यानी पीट पीट के तुम इतना पतला कर सकते हो जितना पतला किसी एलिमेंट को तुम कर ही नहीं सकते। कोई प्लेट लो, उतना ज़्यादा तुम लोहे को कर दोगे, लोहा टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर बेटा ये इतना मतलब बहुत ही थीन गोल्ड फॉइल है, इतना पतला होगा कि वी इंश्योर दैट कि सिंगल लेयर ऑफ एटम्स इसमें होगा। एक एटम के पीछे फिर दूसरा लेयर, तीसरा लेयर, ऐसे होता है। लेकिन यहाँ पर इतना पीट के पतला कि हम लोग ये मान के चलेंगे कि सिंगल लेयर ऑफ एटम है। अब उसके बाद यहाँ पर बेटा ये स्क्रीन ऐसे गोल सा ऐसे लगा दिया गया, ठीक है। और बेटा इसमें एक केमिकल पोत दिया गया, केमिकल की पॉलिश कर दी गई इस स्क्रीन पर। कौन सा होता है? जिंक, ZnS। अच्छा जो भी है उतना, जहाँ केमिस्ट्री आता है मेरा हाथ हल्का हो जाता है। खैर, तो यहाँ पर बेटा ये मतलब जहाँ पर ये अल्फा पार्टिकल टकराएगा समझो वह स्पॉट बनाएगा, वहाँ स्पॉट बनेगा और दिखेगा कि अच्छा अल्फा वहाँ टकराया है। अब बेटा जब अल्फा रेज ऐसे करके आया, अल्फा रेज ऐसे आया, तो अल्फा रेज में से बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स बिना डेविएट हुए सामने निकल गए। कुछ अल्फा पार्टिकल जो हैं वो एक बड़े एंगल से डेविएट हुए, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल डेविएटेड थ्रू लार्ज एंगल।
तो इन्होंने ये अल्फा पार्टिकल इस गोल्ड फॉइल से पास कराया, गोल्ड फॉइल है बेटा, और पास कराया, और पास कराने पर उन्होंने क्या क्या देखा। पहली बात, जब अल्फा पार्टिकल इस गोल्ड फॉइल पे गिरा तो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल सीधा सीधा निकल गया। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल सीधा सीधा निकल गया, एकदम सामने आर पार निकल गया। अरे फर्क ही नहीं पड़ा। बहुत सारे अल्फा पार्टिकल, यानी बहुत सारा ब्राइट स्पॉट्स, यहाँ समझो बहुत सारा ब्राइट स्पॉट्स देखा स्क्रीन पर, इसका मतलब अल्फा पार्टिकल सामने से निकल गया। अब जैसे जैसे इधर की तरफ चल रहे थे, ये स्कैटरिंग एंगल है बेटा थीटा, स्कैटर कर रहा है ना, अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल पे आके स्कैटर करेगा, फैलेगा। तो यहाँ पर देखा गया कि जैसे जैसे हम इधर की तरफ चल रहे हैं तो ब्राइट स्पॉट्स काफ़ी कम होते जा रहे हैं। यहाँ पर तो बहुत सारे मिले, इधर जाने पे कम होते गए, कम होते गए, और ऐसा नहीं ग्रेजुअली कम हो रहा है। यहीं पर बहुत सारा था, यहाँ पर तुरंत आगे बढ़े, बस बहुत कम, बहुत कम, और कम और कम और कम, बिल्कुल कम होता जा रहा है। बड़े एंगल पर जैसे कि 90 डिग्री 120 पर तो एकदम बहुत कम आ रहा समझ में, और एकदम 180 डिग्री पे तो रिट्रेस कौन कर रहा था, कोई एक पार्टिकल, 10,000 में कोई एक पार्टिकल, 10,000 पार्टिकल गिराओगे तो कोई एक पार्टिकल है जो अपने पाथ से रिट्रेस हो रहा था, ऐसा उन्होंने पाया। भाई बोलो, पहला क्या था, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल बिना मुड़े सीधा निकल गए और स्क्रीन पर गिर गए। जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा था, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल जो स्कैटर्ड पार्टिकल है वो कम होते जा रहे थे। बड़े एंगल पे तो बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल मिल रहे थे। 180 डिग्री पे क्या बोला गया कि 10,000 में कोई एक पार्टिकल है जो अपने पाथ से रिट्रेस वापस लौट गया। बोलो क्लियर, चित्र बनाओ। नहीं सेंड हुआ, नहीं सेंड हुआ, सेंड करो ना ठीक से लड़की। अरे सेंड नहीं हुआ, जब मैं बोल रहा हूँ मैसेज तो तुमने टाइप कराओ, सेंड ही नहीं हुआ। कर दो यार, कर दो प्लीज़, हेल्प कर दो यार प्लीज़, तो इतना मेहनत से टाइप करी, करो सेंड। और देखो बैक कर रही है, कोई नहीं बेटा, अच्छा बैक नहीं कर रही हो, अच्छा सॉरी बैक भी नहीं कर रहा मुझे तो कोई अब नहीं, एक काम करो ठीक से सेंड करो ना। बुआ बोल रही होगी, बुआ बोल रही होगी, क्या लड़की अभी तो बात कर रही थी, मौसी से बात चल रही कि बुआ से, बोलेगी ही नहीं। अच्छा छुपाया ऐसे, सामने से लग रहा है किताब है, और किताब के पीछे मोबाइल रखो। हमारे यहाँ एक से एक कलाकार लोग, इतना दिमाग पढ़ाई में लगा लेना तो तुरंत आइंस्टाइन फेल हो जाए, इतना दिमाग ही नहीं लगाते हैं लोग। बोला ना मैंने कि भाई यही होता है, मोबाइल सब अपना चलाता रहता है, बेंच के नीचे छुपा के रखता है और उसके बाद अपना चलता रहता है। अब तुम भी निकाल के रखे मोबाइल, रखो मोबाइल पॉकेट में, पकड़े गए तो अरे सर कौन सा नशा है, पढ़ लो यार। हो गया, हो गया। देखिए इधर ध्यान से देखिए बेटा प्लीज, ओ चाचा देखिए। पहली बात, रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में पहली बात दिखेगा बेटा, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल, मोस्ट ऑफ द अल्फा passes बेटा लास्ट बेंच, ज़्यादा बात कर रहे हो, बोलो नहीं। passes through the foil without any deviation, without any deviation. Few alpha particle
scattered through large angles, और वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल, मतलब 1 in 10,000 है ना, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल 20,000 था, कोई बात नहीं, 1 in 20,000 retraces its path. शांत बेटा शांत, लिखो। हो गया। अब यहां पर बेटा बहुत ध्यान से देखिएगा। अच्छा, डायग्राम तो आपने बना लिया ना? अच्छा, ध्यान दीजिए। अब बेटा बात नहीं करो, सुनना ध्यान से। यहाँ से रदरफोर्ड के इस एक्सपेरिमेंट के बाद जरा सा कुछ बातें सुनिएगा, सुनिएगा बेटा ध्यान से, इधर सुनिए। चौथी बात ये बेटा, सुनिए सुनिए, इसलिए बेटा यहाँ पर एक टर्म बताया गया कि नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल, ध्यान से सुनिएगा। ये जो एक्सपेरिमेंट में इन्होंने नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल्स देखा तो उसके लिए एक रिलेशन बताया कि n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन की पावर 4 θ/2। देखिए ध्यान से, यानी जो पार्टिकल स्कैटर हो रहे थे तो नंबर ऑफ पार्टिकल और एंगल ऑफ स्कैटरिंग एंगल थीटा भी बनाया था ना डायग्राम में, तो उनमें क्या रिलेशन होता है? तो n इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन की पावर 4 θ/2। हमें नासा के लिए अभी तैयारी नहीं करना है, इसलिए ये डेरिवेशन कहाँ से आया? वी आर नॉट इंटरेस्टेड टू फाइंड दिस, ठीक है। हम केवल और केवल ये रिलेशन को देखेंगे। इसमें बेटा n और थीटा में अगर कभी ग्राफ पहचानने को आ गया तो बताइए, क्या थीटा बराबर 0 के आसपास नंबर ऑफ पार्टिकल बहुत सारे होंगे, और जैसे जैसे ये होगा, अरे भाई बात समझ में आ रहा है, थीटा 180 के आसपास n की वैल्यू लगभग 0 ही समझेंगे। एक में 20,000, मतलब 20,000 में एक है ना, तो लगभग अप्रॉक्सीमेटली ख़त्म। इस तरह का बेटा ग्राफ होता है। यह ग्राफ आपको 4 ऑप्शन में ढूंढ लेना। बोलो क्लियर? पहुँचो। बेटा बातें नहीं यार प्लीज़। फिर बकवास। अरे उमा, इधर की लाइन दिख रही है क्या? ये लिख लिया बेटा? यहां पर बेटा रदरफोर्ड ने अपने इस ऑब्जर्वेशन में, ध्यान दीजिए, और क्या बात बताया, ध्यान से सुनिए। यहां पर बेटा इसको देखिए बेटा, रदरफोर्ड ने और क्या बताया। रदरफोर्ड ने यहाँ पर अपने एक्सपेरिमेंट में यह बताया कि एक क्वांटिटी उन्होंने बताया, इम्पैक्ट पैरामीटर जिसको बोलते हैं, इम्पैक्ट पैरामीटर। दरअसल उन्होंने ये कहा कि यार एटम में ना बहुत सारी जगह खाली होती है। थॉमसन ने बोला कि पूरा एटम एक स्फीयर होता है जिसमें पूरे वॉल्यूम में पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है, जबकि इसके उलट, बिल्कुल अपोजिट, मेरी बात सुनिएगा, बिल्कुल इसके अपोजिट उन्होंने बताया कि नहीं भाई, एटम में बहुत सारी जगह खाली है। एटम में जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो एटम के कोर में बहुत ही छोटे सा वॉल्यूम
एटम के सेंटर पे में बहुत छोटे से वॉल्यूम में सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। ठीक है, बहुत मतलब पूरा पॉजिटिव चार्ज जो बड़े से स्फेयर में उन्होंने बताया था, थॉमसन ने बोला ऐसा नहीं है, पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज। बिल्कुल सही बात है, न्यूट्रल तो होगा, उन्होंने कहा बिल्कुल न्यूट्रल है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज पूरे वॉल्यूम में नहीं बल्कि एटम का जो है सेंटर होगा, उस सेंटर में बहुत ही छोटे से वॉल्यूम में सारा पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। इसलिए जब हम अल्फा पार्टिकल से बम्बार्डमेंट कराते हैं तो जो अल्फा पार्टिकल का लाइन ऑफ मोशन, जो अल्फा पार्टिकल, जो बम्बार्डिंग अल्फा पार्टिकल है, वो ठीक अगर इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ आ रहा है तो वो जो है रिट्रेस कर रहा है रिपल्सन की वजह से, क्योंकि अल्फा पे बेटा पॉजिटिव चार्ज होता है और ये न्यूक्लियस इसको बोलते हैं एटम का। एटम के कोर को जिसमें पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है उसको न्यूक्लियस बोलते हैं। तो जो अल्फा पार्टिकल का लाइन ऑफ मोशन न्यूक्लियस की तरफ है वो तो रिपेल होकर के रिट्रेस कर रहा है पाथ को। अब सुनिए, ये जो अल्फा पार्टिकल है ये न्यूक्लियस के नज़दीक से गुजरेगा तो इस पर रिपल्सिव फोर्स बड़ा लगेगा। कूलम फोर्स में चार्ज का डिस्टेंस कम होता है तो फोर्स बहुत बड़ा लगता है। बोला यहाँ कूलम फोर्स लगेगा K(Q1Q2)/r², और डिस्टेंस कम होने से फोर्स ज़्यादा लगता है, तो इसमें डेविएशन ज़्यादा है ना। उसके बाद ये देखिए, ये भी बहुत नज़दीक से गुजर रहा है तो इसमें डेविएशन ज़्यादा है। जो अल्फा पार्टिकल इस न्यूक्लियस से दूर से जा रहा है उसमें फोर्स कम लगेगा, क्योंकि डिस्टेंस के बढ़ने से बेटा फोर्स क्या होगा, कम लगेगा, तो डेविएशन कम हो रहा है ना। अब देखिए ये अल्फा पार्टिकल, ये देखिए न्यूक्लियस से दूर है तो इसमें डेविएशन कम है। तो यहाँ पर बेटा सबसे पहली बात तो ये बहुत क्लियर हो गया कि पॉजिटिव चार्ज बहुत ही स्मॉल वॉल्यूम में है। ठीक, अब यहाँ पर इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होता है? इम्पैक्ट पैरामीटर होता है कि देखिए ये जो है ऐसे करके सामने ऐसे करके ऐसे निकल गया तो ये न्यूक्लियस है। तो इम्पैक्ट पैरामीटर बोला गया है कि देखिए जब बम्बार्डिंग अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस से बहुत दूर है, व्हेन बम्बार्डिंग अल्फा पार्टिकल इज फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, तो इसका जो लाइन ऑफ मोशन होगा उसका न्यूक्लियस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, देखिए ये लाइन ऑफ मोशन है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। पहले तो इम्पैक्ट पैरामीटर इसी परपेंडिकुलर डिस्टेंस को कहते हैं कि भाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ द लाइन ऑफ मोशन ऑफ द अल्फा पार्टिकल व्हेन इट इज फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। जब ये बम्बार्डिंग अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस से काफ़ी दूर है तो उस समय जो लाइन ऑफ मोशन का न्यूक्लियस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, दिस इज कॉल्ड इम्पैक्ट पैरामीटर। मान लीजिए इसमें टोटल डेविएशन मैंने माना थीटा है, ऐसे करके जा रहा है, टोटल डेविएशन मैंने थीटा माना कि न्यूक्लियस के पास से निकला थीटा एंगल है, तो इम्पैक्ट पैरामीटर पहले तो बी है। मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब इम्पैक्ट पैरामीटर क्या बेटा? इट इज द, बोलते जाना है, इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ मोशन ऑफ, हाँ, लाइन ऑफ मोशन ऑफ बम्बार्डिंग अल्फा पार्टिकल, बम्बार्डिंग अल्फा पार्टिकल फ्रॉम द न्यूक्लियस व्हेन फार अवे, जब बहुत दूर होता है, व्हेन फार अवे। तो हम इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं बच्चों? इम्पैक्ट पैरामीटर समझ में आ गया? अच्छा बताइए, इसका इम्पैक्ट पैरामीटर कम है या ज़्यादा है? इससे कम है। इसका इम्पैक्ट पैरामीटर 0, देयर इज नो परपेंडिकुलर डिस्टेंस। नहीं आ रहा समझ में? जैसे ये पॉइंट है, ऐसे जाएगा तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज़्यादा है, ऐसे जा रहा है तो कम हो गया, ऐसे जा रहा है तो और कम हो गया, और बिल्कुल ऐसे जा रहा है तो इम्पैक्ट पैरामीटर क्या हो गया? 0। अरे लिखना नहीं यार, पहले सुन लो इम्पैक्ट पैरामीटर। अब बेटा फिर से वी आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर नासा, वी आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर एंड नॉट प्रिपेयरिंग फॉर नाउ द स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, हम इन सभी के लिए अभी कोई तैयारी नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर जो बी और थीटा में रिलेशन उसका डेरिवेशन फिर नहीं पढ़ रहे हैं। हम बी और थीटा का डायरेक्ट रिजल्ट देखेंगे, और रिजल्ट ये है बेटा, बी बराबर JD² cot θ/2 अपॉन में 4πε0 इंटू हाफ mv², अल्फा पार्टिकल का मास इंटू v²। ये कहाँ से आया, कैसे आया, ये सब हमें नहीं पढ़ना है, हमें केवल इम्पैक्ट। देखो ना, एक बात सुनो, अच्छा बताओ,
जो पार्टिकल में डेविएशन 180 डिग्री का है उसके लिए थीटा 180 होगा, तुम 180 रखो, 180/2 कितना होगा 90, और कॉट 90 0, बी 0। सही बात है, 180 डिग्री डेविएशन जिसमें होता है उसका इम्पैक्ट पैरामीटर 0 होता है। हमें इम्पैक्ट पैरामीटर का ये फॉर्मूला रट्टा मार लेना है। पहुंचो, जेड वो न्यूक्लियस का है जिस न्यूक्लियस की तरफ बम्बार्डिंग कराया। जेड इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द एटम जिसकी तरफ ये बम्बार्डिंग करा रहे हैं। एम इज द मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल, वी इज द स्पीड ऑफ द अल्फा पार्टिकल। ए शांत शांत, एप्सिलॉन नॉट, ये पहली बार देखिए ना, एप्सिलॉन नॉट, हे भगवान। सी पेट इसका चीर दो, चरणों में 0 लगा दो। एप्सिलॉन नॉट पहली बार देख रही होगी बच्ची, पूरी 12th हो गई, पता ही नहीं पड़ा क्या था। नाइस ठीक है बेटा, सही है। शांत है, आराम से। ओ चाचा, बेटा शांत। मिटाएं। ए भाई बात ना करो यार। ए भाई शांत। मिटाएं। लिखिएगा बेटा, बड़े आराम से लिखिएगा बेटा, हाँ बड़े आराम से। छठवीं बात है इसमें, सुनो है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। देखिए देखिए प्लीज मिटा दें। देखिए डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच में जानते हैं बेटा क्या करा रदरफोर्ड ने? रदरफोर्ड ने, वैसे तो बहुत सारी बातें रदरफोर्ड ने अपने ऑब्जर्वेशन में बताया है, हम लोग का सिलेबस तो बहुत लिमिटेड है, प्लीज़ ज़रा सुनिएगा। यहाँ पर बेटा ये जो न्यूक्लियस है बेटा, टारगेट न्यूक्लियस, इसका एटॉमिक नंबर Z है, तो क्या इसका इस पे जो चार्ज होगा वो Ze होगा। Z इज द एटॉमिक नंबर, एक प्रोटॉन पे चार्ज प्लस E, तो Z प्रोटॉन पे चार्ज Ze। अब बेटा बिल्कुल ध्यान से सुनना, इसकी तरफ एक अल्फा पार्टिकल जो आ रहा है, अब ये इन्फिनिटी पर है, ये वाला डिस्टेंस क्या समझेंगे बेटा? इन्फिनिटी, बहुत दूर, ठीक है। इसकी तरफ आ रहा है, मान लीजिए स्पीड v से,
तो जैसे जैसे पास आएगा रिपल्सन होगा ना, क्योंकि अल्फा हीलियम का न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियस दोनों ही प्लस प्लस हैं, रिपेल करेगा तो रिपल्शन से क्या होगा, फाइनली वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। वेलोसिटी कहाँ होगा, जीरो होगा, नहीं होगा, रिटार्ड करेगा नहीं करेगा रिपल्शन की वजह से, ये तो फिक्स्ड है, ये कहीं नहीं जाएगा। और ये चल रहा है तो रिपल्शन की वजह से रिटार्ड होगा, स्पीड जीरो। तो ये क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच है बेटा, ये आर से लिख रहा हूँ, ये क्लोजेस्ट डिस्टेंस है ना, जिसे हम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच भी कहते हैं या क्लोजेस्ट अप्रोच कहते हैं। तो बेटा मुझे आर सॉल्व करने को कहेगा तो मैं यहाँ से यहाँ तक में क्या करूँगा, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करूँगा। मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनल। मैकेनिकल एनर्जी में काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। देखिए पहले तो इन्फानाइट दूरी पर है तो पोटेंशियल एनर्जी दो चार्ज के बीच में जीरो हो जाएगा। दो चार्ज जब इन्फानाइट सेपरेशन पे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या लेते हैं, जीरो, और काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। अब फाइनली मैकेनिकल एनर्जी जब ये यहाँ पर आएगा तो स्पीड हो गई जीरो, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, जीरो। और दो चार्ज के बीच में देखिए बेटा जैसे Q1 और Q2 है और R सेपरेशन है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखते हैं, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, नहीं R स्क्वायर तो फोर्स हो जाएगा, तो ये बात है 1/4πε0। अच्छा हीलियम पे चार्ज 2 ही लिखें, दो प्रोटॉन है, इंटू ZE अपॉन R। मुझे R निकालना है तो एक काम करते हैं, R को इधर बाकी सबको इधर, तो R बराबर हो जाएगा 2ZE² अपॉन 4πε0 हाफ mv²। सही लिखा, बोलो सही। या तो ऐसे दे सकते हैं आंसर, या फिर ये 2 ऊपर जाके 4 होगा और 4 से 4 कट जाएगा तो R बराबर लिख सकते हैं ZD² अपॉन πε0 mv²। ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है, सिंपल कहानी है बेटा। परसों मतलब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ये वाला छोटा है, 3 लेक्चर का है, फिर न्यूक्लियस होगा ना। रेडियो एक्टिविटी बहुत स्कोरिंग है, बिना रेडियो एक्टिविटी के तो सिलेक्शन ही नहीं होगा। हाँ वो तो आना ही चाहिए, रेडियो एक्टिविटी तो आनी चाहिए बिल्कुल, रेडियो एक्टिविटी और सेमीकंडक्टर। शांत, नहीं पढ़ना बेटा फोटोमेट्री, मान लो मेरी बात। पहले बहुत पढ़ाता था मैं, फिर पता चला मेहनत बेकार है, फिर नहीं पढ़ा तो भूल गया, फिर नहीं पढ़ा तो भूल गया, हमने कहा जरूरत ही नहीं। लंबर्ट कोसाइन लॉ, फोटो फ्लक्स, लुमिनस इंटेंसिटी, ये सब तमाम तरह की चीज़ें। हो गया? लिखिएगा बेटा, रिवाइज जरूर करना है, अगर रिवीजन नहीं करा तो सब रायता फैल जाएगा। रिवीजन तो प्रॉपर करना ही होगा। लिखिए, रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। देखिए देखिए देखिए, मिटा दे बेटा ये। नो सर, लिखो शांति। शांति बेटा, शांति। शांति बहुत ज़रूरी है।
आराम से मिटाएं। चलिए ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिए। यहाँ पर बेटा रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड ने अपने एटॉमिक मॉडल एक्सपेरिमेंट के बाद, सुनिए, रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बाद इन्होंने जो जो ऑब्जर्वेशन किया उसके आधार पर इन्होंने एटम के बारे में अपना एक मॉडल दिया जिसे बोलते हैं रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। पहले आराम से सुनिएगा। पहली बात रदरफोर्ड ने बताया एटम में बहुत सारी जगह खाली है, थॉमसन के जस्ट अपोजिट बहुत सारी जगह खाली है। दूसरी बात सुन लो पहले, आराम सुन लो। दूसरी बात, एटम में पॉजिटिव चार्ज एटम के कोर में बहुत ही छोटे से वॉल्यूम में प्रेजेंट है जिसे न्यूक्लियस कहते हैं, है ना। वो जो पॉजिटिव चार्ज जो बहुत ही छोटे से वॉल्यूम में प्रेजेंट है, और कहाँ है, एटम के सेंटर में, कोर में, जिसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। तीसरी बात, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के चारों ओर किसी भी ऑर्बिट में घूमते रहते हैं, लाइक प्लैनेटरी मोशन। प्लैनेट सन के चारों ओर घूमते रहते हैं ना, उसी तरह से इन्होंने बताया इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस के चारों ओर प्लैनेटरी मोशन करता है। और जानते हो प्लैनेटरी मोशन में सर्कुलर पाथ होगा, और उस सर्कुलर पाथ में सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए ना, सर्कल में घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। कूलम्स लॉ यानी कूलम्बिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो कि सेंटर की तरफ लगता है, न्यूक्लियस की तरफ लगता है, जो सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम करता है। इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में घूमेगा उस ऑर्बिट की रेडियस ये एंगस्ट्रॉम की ऑर्डर की होती है। किसकी ऑर्डर की होती है बेटा, एंगस्ट्रॉम की ऑर्डर की होती है, जबकि न्यूक्लियस की रेडियस फर्मी मीटर के ऑर्डर की होती है। फर्मी मीटर इज द 10 टू द पावर -15 मीटर और एंगस्ट्रॉम इज द 10 टू पावर -10 मीटर। ठीक, उसके बाद यहाँ पर ये बताया कि एटम का जो पूरा मास है वो न्यूक्लियस में सेंट्रलाइज्ड होता है, कंसंट्रेटेड होता है। एटम का पूरा मास कहाँ कॉन्सेंट्रेटेड होता है बेटा, न्यूक्लियस में। जैसे बोले एटम का मास 2 ग्राम, तो कहाँ है, न्यूक्लियस में कंसंट्रेटेड है। ये इन्होंने बता दिया। अब जाहिर सी बात है आप कुछ बताएंगे तो फिर उसके बाद क्रॉस क्वेश्चनिंग होगा, है ना भाई। उस क्रॉस क्वेश्चनिंग में फिर रदरफोर्ड मारे गए बेचारे। इतनी मेहनत करा, इतनी सब कुछ, इतना सब कुछ बताया, फिर भी इनके मॉडल में खामियां निकल के आ गई। आ रही बात समझ में? तो पहले मॉडल लिख लेते हैं। पहली बात, मोस्ट ऑफ द स्पेस इज एम्प्टी। एटम इज एम्प्टी। बेटा प्लीज बातें नहीं करो यार, काम की बात कर रहा हूं। एम्प्टी, खाली है। दूसरी बात बताइए, एटम का पॉजिटिव चार्ज कहाँ है? हाँ, ऑल पॉजिटिव चार्ज, ऑल पॉजिटिव लिखते चलना साथ साथ, ऑल पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट at the center of या at the core of the atom, in the core of the atom, in the core of the atom, core मतलब center, in very small volume, in very small volume, in very small volume। तीसरी बात, बताइए इलेक्ट्रॉन्स कहाँ हैं? हाँ, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग, around the nucleus like planetary motion,
विद इलेक्ट्रिक फोर्स एज सेंट्रीपिटल फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स यहां पर क्या होगा? या कूलम्ब फोर्स, ठीक है, लिखो जल्दी। मिटा दे बेटा। प्लीज बातें नहीं यार, बातें नहीं, मिटा दे। बोला था ना साथ साथ लिखने के लिए। शांत रह भाई, मौका मिलना चाहिए बस, गदर काटने का मौका मिल जाए बस एक बार, उसके बाद तो हम छोड़ते नहीं हैं। देखिए, देखो बच्चों, देखिए यहां पर बेटा चौथी बात, इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व इन एनी, हाँ इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व in any orbit, in any radius of the orbit. Of the orbit. अच्छा बेटा, साइज ऑफ द रेडियस, ए शांत या साइज ऑफ द रेडियस ऑफ ऑर्बिट किस में होता है? साइज ऑफ द रेडियस ऑफ ऑर्बिट किस में होता है? ऑफ द ऑर्डर ऑफ एंगस्ट्रॉम, ऑफ द ऑर्डर ऑफ एंगस्ट्रॉम। वेयर एज साइज ऑफ द न्यूक्लियस, हाँ वेयर एज साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज फर्मीमीटर, साइज ऑफ न्यूक्लियस इन फर्मीमीटर। फर्मीमीटर का मतलब, फर्मीमीटर लिख देता हूं वरना कुछ लोग जान दे देगा। शांत है बेटा, प्लीज यार बोलचाल बंद करो वरना। तो रेडियस जो होता है ऑर्बिट का वो एंगस्ट्रॉम में होता है, और न्यूक्लियस का साइज जो होता है वो फर्मीमीटर में होता है। और एटम का पूरा मास कहाँ कंसंट्रेटेड होता है? न्यूक्लियस में। द होल मास ऑफ द एटम, द होल मास ऑफ द एटम, द होल मास ऑफ द एटम बी कंसंट्रेटेड इन न्यूक्लियस, बी कंसंट्रेटेड इन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में कंसंट्रेटेड होता है। टाइम देखना, अभी टाइम है ना, ठीक। अच्छा एक मिनट बेटा, थोड़ा सा समझ लो। अच्छा देखो, सबसे पहले तो ये था रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। ये क्या था बेटा? जानते हो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, बड़ी मेहनत से रदरफोर्ड ने दिया था। कितना खतरनाक एक्सपेरिमेंट उस जमाने का था ये। इतनी मेहनत के बाद भी रदरफोर्ड का मॉडल फेल हो गया। पता है क्यों? उस हॉल में एहसान, उस हॉल में दो बातें नहीं बता पाया रदरफोर्ड ने। बामर का लाइन स्पेक्ट्रम का रीज़न, और दूसरा मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अनुसार ये इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे घूमेगा तो अपनी एनर्जी लॉस करेगा रेडिएशन के रूप में, और फाइनली न्यूक्लियस में गिर जाएगा। और बामर का, बेटा तुम बाहर जाओगे, जाना तुमको बाहर। और बामर का लाइन स्पेक्ट्रम क्यों होता है ऐसा, वो नहीं। अच्छा सुनिए, एक सवाल थ्योरेटिकल आया था, मैं आपको पहले बता देता हूँ।
रदरफोर्ड के मॉडल में जब देखा गया कि खामियां हैं, मैक्सवेल के अकॉर्डिंगली जब इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमेगा तो वो अपनी एनर्जी, जब भी कोई चार्ज एक्सेलरेट होता है तो अपनी एनर्जी लॉस करेगा, तो लॉस करेगा तो स्पाइरल पाथ में आएगा, लाइक दिस, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे आएगा। तो बेटा जब ये ऐसे करके आएगा तो एनर्जी जो लॉस होगा उसमें हर प्रकार के वेवलेंथ प्रेजेंट होंगे। तो रदरफोर्ड की मॉडल से ऐसा लग रहा था कि कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम निकलेगा, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे करके एनर्जी लॉस करता जाएगा तो बहुत सारे फोटॉन, डिफरेंट फोटॉन्स निकलने लगेंगे अलग अलग वेवलेंथ के, और ये तो एक के साथ है, इसमें कईयों के साथ ऐसा होगा। तो यहाँ पर बेटा रदरफोर्ड, एक बार सवाल आया था कि रदरफोर्ड मॉडल के अनुसार कौन सा स्पेक्ट्रम होना चाहिए, तो हम जवाब देते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम तो एटम से मिलता है, लेकिन रदरफोर्ड के मॉडल से कि अगर ये इलेक्ट्रॉन अगर गिर भी रहा है न्यूक्लियस में तो वो तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होगा, जबकि ऐसा होता नहीं है। तो कुल मिलाकर के रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल हो गया फेल। आ रहा समझ में? फेल हो गया। इतना सब कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो जाहिर सी बात है अकेले तो नहीं कर रहे थे, अकेले तो नहीं हो पाएगा, इतना सब के लिए पूरी एक टीम की ज़रूरत होती है। उन्होंने टीम बनाया जिसमें कि नील बोर भी थे। नील बोर इनके असिस्टेंट के तौर पे काम करते थे और ये मेन लीड रोल में थे। असिस्टेंट साइंटिस्ट की बात अक्सर लीडिंग साइंटिस्ट इग्नोर कर देते हैं। उन्होंने नील बोर की बहुत सारी बातें उन्होंने इग्नोर कर दिया और फाइनली मुंह की खानी पड़ी। जब रदरफोर्ड को मुंह की खानी पड़ी तो उसके बाद नील बोर जो कि असिस्टेंट थे, अब वो जान गए कि ये बाबा फेल हो गए हैं, ठीक है, अब बाबा को छोड़ देना चाहिए। और उसके बाद नील बोर अलग देश में जाकर के इसी प्रयोग को उन्होंने दोबारा किया और उस बार ऑब्जर्वेशन इन्होंने सही से किया और उसके बाद उन्होंने एक मॉडल दिया जिसे दुनिया के सामने हम कहते हैं बोर एटॉमिक मॉडल, और वो अभी पढ़ेंगे। पहले लिखिएगा फेलियर ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, फेलियर ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, फेलियर ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। फर्स्ट पॉइंट लिखिए, the model unable to explain the formation of line spectrum, unable to explain the formation of line spectrum. Second point, according to Maxwell, when electron revolves, then it must lose their energy. It must lose their energy in the form of radiation, and finally strike the nucleus, must lose the energy in the form of radiation and finally strikes the nucleus. But this is not happening. Full stop. Model could not explain the बस गुड नॉट एक्सप्लेन, ठीक है, बस समझ में आया। पहले तो ये रदरफोर्ड मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया, एटॉमिक मॉडल पढ़ा दिया, मॉडल का फेलियर पढ़ा दिया, एक्सपेरिमेंट करा दिया। हेडलाइन लिखिए,
कितना टाइम है? पढ़ लो भाई, पढ़ लो। हाँ, क्वेश्चन कराऊंगा। क्या हो गया बता? वो तेरा घड़ी जो है तो घड़ी को गड़बड़ कर दिया। अरे यार लिखिए बोर्स एटॉमिक मॉडल। आराम से। देखिए, अब देखिए बोर का एटॉमिक मॉडल, बोर्स एटॉमिक मॉडल। देखो बेटा, बोर ने अपने मॉडल में रदरफोर्ड की कही हुई बातों को उन्होंने, बहुत सारी बातों को उन्होंने बोला सही है। एक मिनट सुनिए, बोर एटॉमिक मॉडल में उन्होंने क्या करा? बोर्स पॉस्टुलेट्स दिया, बोर्स पॉस्टुलेट्स दिया, यानी बोर ने पहले कुछ चीज़ों को माना। उनके ऑब्जर्वेशन, उनके आंकड़े ये कहते थे, इसलिए सबसे पहले बोर्स पॉस्टुलेट हम लोग को पढ़ना। और एक बात सुन लीजिए, बोर्स एटॉमिक मॉडल ही हमें पढ़ना है। रदरफोर्ड की उतनी बातें जो मैंने बताया उसके क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेंगे। एक आध थ्योरेटिकल क्वेश्चन मिलेंगे, इम्पैक्ट पैरामीटर का एक आध क्वेश्चन मिलेगा। अब आप इस चैप्टर में देखेंगे बहुत सारे 99% क्वेश्चन आपको सिर्फ बोर एटॉमिक मॉडल के मिलेंगे। ठीक है ना? बोर एटॉमिक मॉडल के ही क्वेश्चंस मिलेंगे हमें। और बहुत ध्यान से सुनिएगा बच्चों, पहले बोर्स पॉस्टुलेट्स, पहले बोर्स पॉस्टुलेट्स हमें देखना है। बोर ने क्या माना? सबसे पहली बात प्लीज सुनिए, बोर ने बोला, ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूं, ध्यान से। बोर ने यह कहा कि भैया न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में नहीं घूम सकता। न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में नहीं घूम सकता। रदरफोर्ड ने कहा प्लेनेटरी मोशन होगा, न्यूक्लियस के चारों इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में घूमेगा, और इसमें जो सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह है वो कूलम फोर्स काम करेगा, जो सेंटर की तरफ पुल करेगा, और वेलोसिटी इधर की तरफ होगा, सर्कुलर मोशन होगा। लेकिन बोर ने बोला नहीं, हर ऑर्बिट में नहीं घूमेगा। उनके आंकड़े, उनकी स्टडीज ये कहती है, बिल्कुल ध्यान सुनना, कि न्यूक्लियस के चारों ओर सर्टेन डेफिनिट ऑर्बिट्स होती है, सर्टेन डेफिनिट ऑर्बिट्स होती है, जिसे स्टेशनरी ऑर्बिट्स कहते हैं। यानी न्यूक्लियस के चारों ओर किसी भी रेडियस में इलेक्ट्रॉन नहीं घूमेगा, सर्टेन डेफिनिट ऑर्बिट्स होंगी। बेटा बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, इन ऑर्बिट की रेडियस को उन्होंने सॉल्व भी करा है, डोंट वरी, आगे इसी को पढ़ना है। उन्होंने कहा सर्टेन डेफिनिट ऑर्बिट्स होंगी, जैसे ये, तो उसके बाद वाला रेडियस कौन सा उन्होंने सॉल्व करा है, बोला सर्टेन डेफिनिट डिफाइंड ऑर्बिट्स होंगी। उन ऑर्बिट में जब जब इलेक्ट्रॉन घूमेगा तब तब रेडिएशन का लॉस नहीं होगा। मैक्सवेल की थ्योरी बोलता है लॉस होगा, बोलता है रदरफोर्ड ने कहा था किसी भी ऑर्बिट में घूमेगा तो लॉस होगा, लेकिन उन्होंने कहा कि न्यूक्लियस के बाहर, न्यूक्लियस सेंटर पे मान लो, तो कुछ सर्टेन ऑर्बिट्स हमें एग्जिस्ट करती हैं जिसमें जब जब इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो वो कंटिन्यूअसली उसमें घूमता रहेगा, उसमें एनर्जी का लॉस बिल्कुल नहीं होगा। उन ऑर्बिट्स को हम बोलते हैं स्टेशनरी ऑर्बिट्स। अगर वो स्टेशनरी ऑर्बिट्स बताते हैं, इसको उन्होंने वेव पार्टिकल ड्युअलिटी यानी मैटर वेव से उन्होंने बताया है। पहले सुनो तो सही, ये तो बाद में ड्रॉबैक बनेगा कि क्यों, जैसे कि नमन ने पूछा क्यों, नमन ने पूछा ना भाई सर्टेन डेफिनेट ऑर्बिट क्यों, तो उसी समय उससे भी पूछा गया क्यों, तो बोला कि 10 साल तक वो बेचारा कंफ्यूजन में रहा। होता तो यही है, आंकड़े कहते हैं और रियलिटी में यही भी हो रहा है, लेकिन क्यों हो रहा है इसके पीछे का रीजन नहीं पता था। 10 साल तक रहा, फिर मैटर वेव पता चल गया। ये तो पॉस्टुलेट है, तो तुम पूछोगे ना काहे माना भाई, रीजन बता, तो तुम बोले नहीं हम रीजन नहीं पता हमें, तो तुम कंफ्यूजन में रहोगे ना, बोलेंगे हमारे आंकड़े कहते इसलिए हमने मान लिया। लेकिन लोगों बोलेंगे कि एविडेंस बताओ, ऐसे तो कुछ भी मान सकते हैं।
तो क्यों, इस रीज़न इनको नहीं पता था, इसलिए उन्होंने बोला कि ऐसा होता है, मेरे आंकड़े कह रहे हैं। बाद में 10 साल बाद इसको प्रूफ कर दिया गया डी ब्रोगली के तरीके से, मैटर वेव से। बात समझ में आया? इसको पढ़ेंगे अगले एपिसोड में।